हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 13 जनवरी 2023 का है। तो इसमें आज हम लोग मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और पिछले वाले जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराए गए हैं, सेट प्रैक्टिस कराया गया है, तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी जाके देख सकते हैं। तो सारे का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जैसे ईवीएस हुआ, सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, मैथ्स हुआ। तो सभी का जो है प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जा करके सारे प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम के लिहाजे से आपका तैयारी बहुत ही हद तक जो है मतलब कि अच्छा हो सके। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है मैथ्स में। तो आपका मैथ्स में भी वही फंडा है। 15 क्वेश्चन आपका जो है कैलकुलेटिव रहता है और 15 क्वेश्चन आपका सीडीपी बेस्ड रहता है, यानी कि बाल विकास से संबंधित रहता है। जो बनाने वाला रहता है कैलकुलेटिव रहता है, बहुत ही इजी रहता है। तो जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 999। और 3 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या 100। तो इन दोनों का अंतर निकालना है तो कितना हो जाएगा? तो 899। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही इजी रहता है, इसी तरह के सारे सवाल रहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 26 को 1/2 से भाग दीजिए तथा फिर उसमें 30 जोड़िए। इस परिणाम में से 35 घटाइए, आपको क्या प्राप्त करते हैं, मतलब कि आपको क्या प्राप्त होता है वही आपको बताना है। तो 26 में क्या करना है आपको, जो है भागा देना है कितनों से? 1/2 से। उसके बाद जितना होगा इस मतलब कि करने के बाद जितना होगा उसमें क्या करना है, 30 को जोड़ देना है। फिर जितना आएगा उसमें से आपको 35 को घटा देना है। जब इस टर्म को आप लोग करेंगे तो 26 को इससे जब भागा को गुना में कीजिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस तरह से, 26 दूना 52 हो जाएगा। उसमें आप लोग क्या करेंगे, 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 3 8 82 हो गया। अब जितना आया उसमें क्या करेंगे हम लोग, 35 को माइनस कर देंगे। इस तरह से 35 आप लोग माइनस कर दीजिएगा तो आपका 47 आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से 26 को 1/2 से भाग दीजिए, फिर उसमें 30 जोड़ दीजिए, जितना आएगा फिर उसमें से 35 क्या कर देना है, 35 को घटा देना। इस तरह से 82 में से 35 हम लोग घटा दिए तो 47 निकल के आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 75 79 प्लस एक्स प्लस 38 95 बराबर इतना है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है, 5 है, 7 9। 4579 प्लस एक्स प्लस 3895 बराबर दिया गया है कितना, 90 90। तो इस तरह से x का वैल्यू निकालना। तो इन दोनों टर्म को जोड़ के मतलब कि बराबर के दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। तो x को इधर रखेंगे, इधर पहले से कितना है, 90 90 है। इसमें से इन दोनों टर्म को जोड़ के उधर से हम लोग क्या करना, उसमें माइनस कर देना। इन दोनों का जोड़ कितना हो जाता है, 87 74 आ जाएगा आपका, 87 74। इस तरह से 90 90 में 87 74 को माइनस कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा 616, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही इजी है सारे मैथ्स के सवाल। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 51 और 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म है, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर बताना है। तो अभाज्य में युग्म संख्या क्या होता है कि जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच, जैसे कि 3 है और 5 है, दोनों अभाज्य संख्या है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 2 है। तो ट्विन प्राइम नंबर या अभाज्य युग्म संख्या क्या होता है, जिन दो मतलब कि अभाज्य संख्याओं का बीच का अंतर 2 होता है तो वह हो जाता है। या नहीं तो आप लोग बोल सकते हैं उन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच में एक अभाज्य संख्या, जैसे 4 यहाँ पे आता है तो ये क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गया। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या होता है वह आपका अभाज्य युग्म होता है। और दोनों का जो है आपका अंतर 2 होता है और इन दोनों का एचसीएफ 1 होता है, तो वही संख्या अभाज्य युग्म कहलाता है। ये 3 तरह का फुलफिल इसमें मतलब कि क्राइटेरिया होता है कि जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक अभाज्य संख्या हो और जिन मतलब कि उन दोनों अभाज्य संख्याओं का जो है अंतर 2 होना चाहिए और जो है उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो इस तरह से टोटल कितने आ जाएंगे, तो जैसे 51 से 53 आपका आ जाएगा, 53 के बाद आपका 59 आ जाएगा, 61 आ जाएगा, उसके बाद 67
उसके बाद आपका जो है 71 भी आ जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, उसके बाद 73 के बाद 79 हो जाएगा, उसके बाद 83 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, उसके बाद 97 हो जाएगा। तो इस तरह से 51 और 100 के बीच में टोटल इतने अभाज्य संख्या हैं। तो इनमें से अभाज्य युग्म बताना है। तो देखिए 59 और 61 इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 59 और 61 के बीच में 2 का अंतर है, और इन दोनों का जो है आपका अभाज्य मतलब कि HCF भी आपका 1 होता है। तो इस तरह से 59 और 61 हो जाएगा, और आपका 1 आ जाएगा आपका 71 और 73। तो ये दोनों अभाज्य संख्या युग्म है, यानी कि टू प्राइम नंबर हो जाएगा। तो 59 61 और 71 73। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों का बीच का अंतर भी 2 होता है, इन दोनों का HCF भी निकालिएगा तो 1 होगा, और इन दोनों के बीच में एक भाज्य संख्या भी है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कितना अभाज्य युग्म संख्या है? तो 2 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 20 गुना है। तो यहाँ पे दिया गया एलसीएम जो है आपका HCF का क्या है? HCF का 20 गुना है। इस तरह से आपका दिया गया। उसके बाद अगला स्टेप में देखिए क्या, एलसीएम प्लस HCF का योग दिया हुआ है। एलसीएम प्लस HCF का योग आपका जो है दिया गया कितना? 25 20 इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग जो है इस वाला वैल्यू को जो है इसमें यदि पुट करेंगे तो आप लोग एलसीएम के जगह आप लोग 20 HCF रख सकते हैं। 20 HCF प्लस HCF बराबर आपका जो है ये वाला टर्म यहाँ पे दिया गया है। तो 20 HCF प्लस 1 HCF, तो टोटल कितना HCF हो गया? 21 HCF। तो 21 HCF बराबर 25 20। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग इस तरह से, 21 टोटल HCF हो गया, 21 HCF बराबर आपका हो गया 25 20। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, HCF का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इस तरह से HCF का वैल्यू आपका 120 आ जाएगा। तो HCF निकल गया। तो यदि आपका HCF निकल गया तो आप यहाँ से LCM भी निकाल सकते हैं, क्योंकि LCM बराबर आपका क्या पहले लिखे थे आप लोग? HCF का 20 गुना इस तरह से था। तो इसमें यदि HCF का वैल्यू आप लोग 120 रख देते हैं तो 120 गुना 20 तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 2400। तो HCF 120 निकल गया, और LCM आपका निकल गया कितना? 2400 निकल गया। और यही दोनों का आपको अंतर निकालने के लिए यहाँ पे अंतर मांग रहा है। तो 2400 में 120 को आप लोग माइनस कर दीजिए, मतलब कि HCF में यानी कि LCM में HCF को माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2280, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा बनाने में यहाँ पे परेशानी होता है, इसलिए आप लोग समझ जाइएगा। तो पहले आप लोग LCM निकाल लीजिएगा, HCF निकाल लीजिएगा, उसके बाद दोनों का अंतर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 8 1 7 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जबकि इन अंकों में से कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है। तो इन मतलब कि 8 है, 1 है, 7 है, ये 3 आपके पास अंक है, डिजिट है। तो इनमें से किसी एक को आप लोग 2 बार लिख सकते हैं, तो जो कि 4 अंकों की संख्या आपको सबसे बड़ी बनाना। यदि आप लोग सबसे बड़ा 8 है तो 8 को ही 2 बार आप लोग लिख लीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा कितना? 88 71 सबसे बड़ा संख्या बनेगा 4 अंकों का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 88 71। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी दिशाओं में अंततः विस्तृत एक सपाट पृष्ठ निम्न रूप में जाना जाता है। बिंदु होगा कि समतल होगा, रेखा होगा, रेखाखंड होगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? समतल, यानी कि समतल में सभी बिंदुएं जो है अंततः मतलब कि सभी दिशाओं में फैला रहता है। जिस तरह से ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका x हो जाता है, यहाँ पे आपका y हो जाता है, यहाँ पे आपका z हो जाता है। इस तरह से सभी दिशाओं में जो है समान तरह से जो तो फैला हुआ रहता है। इस तरह से आपका समतल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? तो किसी त्रिभुजीय मतलब त्रिभुज के आकार का प्रिज्म है तो उसमें कितना शीर्ष होता है वही आपको बताना है। जैसे कि इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे 2 आप लोग क्या करेंगे, इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद जो है आपका इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा, इस तरह से यहाँ पे ये प्रिज्म के आकार का हो गया। देखिए 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष, 6 शीर्ष। इस तरह से कितने टोटल शीर्ष होंगे? तो टोटल शीर्षों की संख्या 6 हो जाएगा। और इसी में यदि आपका किनारा पूछेगा,
यानी कि किनारा पूछेगा तो वो 9 हो जाएगा और फलक पूछेगा तो टोटल 5 संख्या हो जाएगा और आपका जो यहाँ पे शीर्ष पूछा गया तो वो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से किनारा 9 हो जाएगा, फेस आपका 5 हो जाएगा, शीर्ष आपका कितना हो जाएगा 6। तो वहाँ पे आपका शीर्ष ही पूछा जा रहा, तो टोटल शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पात्र में 35 लीटर 560 ml तेल है, यदि इसमें से 875 ml तेल और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण में कुल कितनी मात्रा हो जाएगी। तो 35 लीटर है और 560 ml है, तो इसमें से क्या कह रहा है कि 875 ml और मिला दिए तो टोटल कितना हो जाएगा। तो टोटल जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 6 13 का 3, 8 5 13 1 14 का 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5 का 6, यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 36 लीटर हो जाएगा और 435 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जोड़ सकते हैं। तो 35 लीटर था, 560 ml में आपको 875 ml जोड़ना था, तो 36 लीटर 435 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब तो जोड़ है। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी स्कूल में अध्ययन 9:15 AM पर प्रारंभ हुआ और मध्यावकाश 12:55 पर हुआ, तो मध्यावकाश तक अध्ययन कितना समय तक चला। यानी कि 9:15 तक क्लास चालू होता है और 12:55 तक जो है क्लास चलता है। तो बताना कि टोटल कितना देर क्लास चला। तो 12:55 में से आप लोग क्या करेंगे 9:15 को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा कितना, तो इस तरह से 3 घंटा 40 मिनट, यानी कि टोटल कितना क्लास चला, तो 3 घंटा 40 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोने के गोले के एक हार का भार इस तरह से दिया गया है 7G, 6DG, 3CG, 8mg, इसमें से इतना मोती का भार है, तो सोने का भार आपको पता ना है। तो टोटल आप लोग क्या करेंगे 7G, 6DG, उसके बाद 3CG, उसके बाद है 8mg में से आप लोग क्या करेंगे 3mg, 1CG और 3DG को माइनस कर देंगे। 8 में 3 गया कितना हो गया 5, 3 में गया 2, उसके 6 में 3 गया 3, 7 का 7, तो टोटल हो जाएगा 7 ग्राम 3, उसके बाद हो जाएगा 3DG, तो 7 ग्राम 3DG, 2CG और 5mg, इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से माइनस करना है, कुछ नहीं है, तो इस तरह से माइनस कीजिएगा तो आपको 7G, 3DG, 2CG और आपका 5mg आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ पैटर्न पे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन है, एक तरह से रीजनिंग भी आप लोग बोल सकते हैं। तो नीचे दिए गए पैटर्न में निम्न में से क्रमशः कौन सी संख्या रिक्त स्थान पर भरी जाएगी। देखिए 11 है, उसमें 2 बढ़ा कितना हो गया 13, 15 है 2 बढ़ा क्या हो गया 17, 30 है 2 बढ़ा कितना हो गया 32, तो 46 है कितना में 2 बढ़ा तो 44 में 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए 30 + 1 31 का स्क्वायर, 15 + 1 16 का स्क्वायर, 11 + 1 12 का स्क्वायर, तो 44 + 1 45 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो आपको बताना है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताना। तो पहला कितना हो जाएगा अभाज्य संख्याओं का माध्य, यानी कि विषम अभाज्य संख्या बताना, इसीलिए आपका हो जाएगा 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31। तो इस तरह से टोटल 10 कितना हो जाएगा, 10 का करना है तो 10 से आपको भाग दे देना है। तो सारे को जोड़ना है, कितना आ जाएगा, सभी को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 158/10, यानी कि एक, तो यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा 5 के 15 के बाद हो जाएगा पॉइंट, तो 15.8, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सारे अभाज्य संख्याओं को जोड़ के 10 से भागा दे देना है, आपका निकल के आ जाएगा 15.8, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए पीछे आपका छूट गया, तो यहाँ पे है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि गणित के एक टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं, यानी कि 30 टोटल स्टूडेंट है, उनके द्वारा प्राप्त अंकों का संख्या दिया गया। 5 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या,
यानी कि 5 अंक जो है कितना विद्यार्थी प्राप्त किया, 6, यानी कि 5 या उससे अधिक। तो 6 कितना लाया, 7 कितना विद्यार्थी लाया, 8 कितना विद्यार्थी लाया, 9 कितना लाया, 10 कितना लाया, सभी को क्या कर देना, टोटल संख्याओं को जोड़ देना। तो 5 लाने वाला टोटल विद्यार्थी आप लोग जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, तो इस तरह से टोटल कितना हो जाएगा, 4 विद्यार्थी लाया है 5-5 नंबर करके। 6 कितना लाया है, 1, उसके बाद 2, तो इस तरह से 6 लाने वाले टोटल विद्यार्थी हो गया 2, उसके बाद 7 लाने वाला भी आपका 2, उसके बाद 8 लाने वाला टोटल विद्यार्थी 5, उसके बाद 9 लाने वाला 2, 10 लाने वाला 2। तो टोटल जो है आप लोग क्या कीजिए, इन सारे को जोड़ दीजिएगा तो 17 आ जाएगा। तो 17 ऐसे विद्यार्थी है जो 5 नंबर लाया या 5 से अधिक लाया है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर 17 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए बाल विकास से रिलेटेड आपका जो है मैथ्स में क्वेश्चन शुरू होता है। फर्स्ट है गणितीय चिंतन आधारित है। तो गणितीय चिंतन जो है किस पर आधारित है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तर्क और विवेचन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 4 के गुणन पहाड़े का शिक्षण करते हुए एक शिक्षक ने 2 के पहाड़े का निम्न प्रकार से उपयोग किया है। पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4 बार 2 2, 4 बार 2 2 बार 2 का गुना है, दुगुना है। उसके बाद देखिए 4 बार 3 2 बार 3 का तिगुना है। इसी प्रकार तो शिक्षक का क्या उद्देश्य है, इस तरह से 4 बार 2 2 बार 2 का दुगुना, 4 बार 3 2 बार 3 का दुगुना, शिक्षक का इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अपनी गणितीय योग्यता दर्शाना, दुगुने की अवधारणाओं का परिचय देना। उसके बाद है पहाड़े शीघ्र सीखने के लिए गणितीय युक्तियों का उपयोग करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। उसके बाद है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग कर नवीन अवधारणाओं के विकास हेतु प्रतिमानों और संबंधों का उपयोग करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग कर नवीन अवधारणाओं के विकास हेतु प्रतिमानों और संबंधों का उपयोग करना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक छात्र के पास भिन्न की अवधारणा है, वह परिमेय संख्याओं की अवधारणा को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। यानी कि एक छात्र के पास क्या है, भिन्न की अवधारणा है, वह परिमेय संख्याओं की अवधारणाओं को भिन्न से जोड़कर आसानी से समझ सकता है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आत्मसात या एसिमिलेशन कहलाता है। तो आत्मसात करना क्या कहलाता है कि इसके द्वारा जो है व्यक्ति मौजूदा जो मानसिक संरचना होता है या स्कीमा होता है उसमें क्या करता है, नई सूचना या अनुभवों को क्या करता है, संलग्न करता है। तो बच्चा के पास पहले से भिन्न की अवधारणा था, फिर उस चीज़ को जो है आगे मतलब कि नए चीज़ों को उसको सीख कर उसमें क्या करता है, मौजूदा जो स्कीमा है उसमें क्या करता है, वह संलग्न करता है। वही आपका जो है आत्मसात करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि पहले से बच्चे क्या सीखा हुआ है, फिर उसी सीखे हुए चीज़ में नए चीज़ों को सीख कर उसमें एडजस्ट करता है, उन चीज़ों को फिर आगे बढ़ाता है, तो वही आत्मसात कहलाता है। उसके बाद अगला है, कक्षा 4 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करने में सक्षम नहीं है। शिक्षक या शिक्षिका का कौन सा तरीका या युक्ति बच्चे के 2 अंकों की संख्याओं का गुणा सिखाने के लिए सर्वोत्तम होगा। कक्षा 4 का विद्यार्थी है, उसे जो है सही से गुणा नहीं आता है, मतलब कि गुणा करने में वह सक्षम नहीं है। तो यह शिक्षक या शिक्षिका की कौन सा तरीका बच्चों को गुणा सिखाने में सर्वोत्तम होगा, वही आपको बताना है। फर्स्ट है, उसे विद्यार्थियों को पहले गुणन सारणी या पहाड़े याद करवाने चाहिए। कभी भी याद करवाने वाली बात नहीं होता, वो तो नेगेटिव ही हो जाता है। उसके बाद अगला है, 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे विद्यार्थियों कैलकुलेटर, कभी भी कैलकुलेटर का सहारा लेना ही नहीं है। वह पहले 1 अंकीय संख्याओं की गुणा करने में विद्यार्थियों की मदद करे, तत्पश्चात 2 अंकीय संख्याओं की गुणा करने में ह्यूरिटिक्स का प्रयोग करे। बिल्कुल सही बात है, पहले बच्चे को 1 अंक वाली गुणा सिखाया जाए, फिर उसके बाद बच्चों को 2 अंक वाली गुणा सिखाया जाए, ताकि इससे बच्चा स्टेप बाय स्टेप जो है अच्छे से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा नहीं भी गुणा जानता है तो वह बच्चा आसानी से जो है गुणा सीख लेगा। उसके बाद है अगला आपका, बस संख्या 75 सेंट्रल मार्केट जाती है, यहाँ संख्याओं का डैश उपयोग है, गणन,
अभिहित, क्रमसूचक, क्रमिक। तो जो बस संख्या मतलब कि बस में जो है 75 लिखा गया, बस संख्या 75 जो है सेंट्रल मार्केट जाती है। तो यहाँ पे यह डिजिट जो है किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा, तो यह एक अभिहित यानी कि अंकित है, ताकि जो एक पहचान नंबर है वहाँ पे बस में 75 सेंट्रल फलना जगह जाती है, मतलब कि कहाँ से कहाँ जाती है। तो 60 नंबर बस वहाँ से दिल्ली से मुंबई जाती है, 75 नंबर बस मुंबई से कोलकाता जाती है। इस तरह से यह एक डिजिट जो है हम लोगों को पहचान दिलाता है, अभिहित अंक मतलब कि अंकित है, जिससे हम लोग आसानी से समझ जाते हैं कि ये डिजिट वाला बस जो है कहाँ से कहाँ जाएगी। तो यह एक पहचान के रूप में हम लोगों को ये संख्या यानी कि अंकित यानी कि अभिहित का उपयोग वहाँ पे दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, कक्षा 5 के एक विद्यार्थी को जब 402 लिखने के लिए कहा जाता है तो वह इस प्रकार कुछ लिखता है। उसी प्रकार 608 लिखने के लिए कहता है तो कुछ इस प्रकार लिखता है। तो इस भ्रांति को सर्वाधिक उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? फर्स्ट है, बच्चा साधारणतया लापरवाह बोला जा रहा है यहाँ पे बच्चा को। बच्चा कभी भी लापरवाह नहीं होता, इस तरह से ऑप्शन गलत है। साधारणतया बच्चा वही लिखता है जैसा सुनता है, ये भी कुछ गलत बात है। बच्चे को स्थानीय मौन प्रणाली की पूर्ण समझ नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे इस तरह क्यों लिखता है, उसको बच्चे को लिखने के लिए बोला 402, बट बच्चे ने 4002 लिख दिया। तो बच्चे में कुछ न कुछ कमी है, तो वह कमी स्थानीय मौन की कमी है। उसे जो स्थानीय मौन का सही से ज्ञान नहीं है, जिसके कारण बच्चे जो इस तरह की गलती कर रहे हैं। तो ये नहीं कि बच्चे लापरवाह है, बच्चा जो सुना वही कर दिया, बच्चे में बुद्धि क्षमता जो है बौद्धिक क्षमता की कमी है, ये सारी बातें नहीं है। तो बच्चे में सभी चीज़ जो है पूर्ण रूप से होती है, तो उसे जो है बढ़िया से जो अच्छे से जो स्थानीय मौन की ज्ञान नहीं है, जिसके कारण वो इस प्रकार की त्रुटि करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है आपका, शिक्षक एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र देता है। बच्चे को भिन्न भिन्न आयताकार काट आउट क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। शिक्षक का उपयोग मतलब कि शिक्षक उपयोग कर रहा, तो किस चीज़ का उपयोग कर रहा? आगमनात्मक विधि का, निगमनात्मक विधि का, अवलोकन विधि का या प्रयोगशाला विधि का। तो शिक्षक इसमें जो है सबसे पहले बच्चे को जो कुछ सूत्र देता है, यानी कि बच्चे को पहले सूत्र दिया या नियम देता है, फिर उसके बाद बच्चे को उदाहरण या प्रयोग करने के लिए कहता है कि इसको क्षेत्रफल निकालना। तो बच्चे को पहले सूत्र दिया या नियम बताया, फिर उसके बाद क्या बोला कि उसको उदाहरण के तौर पे या प्रयोग करने के लिए इसका जो है क्षेत्रफल निकालना। तो पहले सूत्र दिया, पहले नियम दिया, तो पहले नियम तो हो गया निगमनात्मक। तो पहले नियम दिया, पहले सूत्र दिया, पहले सूत्र बताया, पहले नियम बताया, तो पहले नियम बताया तो हो गया तो निगमनात्मक। और पहले यदि उदाहरण बताया जाता वो हो जाता आगमनात्मक। तो एक को याद रखिए, पहले नियम बाद में उदाहरण तो हो गया निगमनात्मक विधि। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आप लोग क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्या है आपका, जेनेट अपनी कक्षा में बहुभुज के कई उदाहरण और गैर उदाहरण देती है। वह गणितीय शब्द संग्रह का उपयोग करती है और विद्यार्थियों को परिचर्चा में संलग्न रखती है। उनके पास बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों और उनके वैकल्पिक अवधारणाओं का भी ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित शिक्षिका के रूप में जेनेट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, जेनेट अपनी कक्षा में बहुभुज के कई उदाहरण और गैर उदाहरण देती है। जेनेट जो अपने कक्षा में बहुभुज पढ़ा रहे हैं, तो वह बहुभुज समझाने के दरमियान जो है बहुत सारे उदाहरण या गैर उदाहरण का भी वह मतलब कि इस्तेमाल कर रही है बच्चों को समझाने के लिए। तो वह गणितीय शब्द संग्रह का उपयोग करती है और विद्यार्थियों की परिचर्चा में संलग्न रखती है। इसके पास बच्चों द्वारा की गई त्रुटि, उनके वैकल्पिक अवधारणाओं का भी ज्ञान है। जो बच्चे मतलब कि गलती करेंगे उसके भी बारे में उसे ज्ञान है। तो इस तरह का जो है कौन सा गणितीय शिक्षिका के रूप में मतलब कि वह सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट है, उसे शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु का ज्ञान है। बिल्कुल सही बात है। उस तरह का यदि मतलब वह बहुभुज पढ़ा रही है, बहुभुज पढ़ाने के दरमियान बहुत सारे उदाहरण का वो इस्तेमाल कर रही है, गैर उदाहरण का इस्तेमाल कर रही है, तो उसे जो है उस शिक्षण शास्त्री विषय वस्तु का उसे क्या है? ज्ञान है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है आपका, एक संरचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। एक संरचनावादी कक्षा में गणित का एक शिक्षक जो है शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। फर्स्ट है, कक्षाई प्रक्रिया में मनन करके,
बिल्कुल सही बात है। वह गणित की शिक्षक है, वह किस प्रकार सुधार करेगा? जब वह कक्षाई प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा मनन करेगा, चिंतन करेगा, बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, तभी तो उसमें सुधार होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण और अधिगम विधियों केंद्रित होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में शिक्षण और अधिगम विधियाँ केंद्रित होनी चाहिए। तो किस पर केंद्रित होना चाहिए? फर्स्ट है गणित में विभिन्न प्रतिमानों की खोज पर, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों में अनुमान और सन्निकट के कौशलों के विकास पर, यह भी सही बात है। अधिगम की अनौपचारिक विधियों जैसे खेल, पहेली करने इत्यादि पर, यह भी सही बात। उसके बाद परिशुद्ध समस्या, ये उतना ज़्यादा सटीक नहीं है, बट आपका ए, बी यानी कि सी, ये तीनों जो है आपका 2005 के अनुसार जो है प्राथमिक स्तर के बच्चे में जो है कैसे पढ़ाना है उस पर जो है बिल्कुल ही फिट बैठता है। यानी कि गणित में विभिन्न प्रतिमानों की खोज पर, शिक्षार्थियों में अनुमान और सन्निकट में के कौशलों के विकास पर, उसके बाद अधिगम के अनौपचारिक विधियों जैसे कि खेल हो गया, पहेली हो गया इत्यादि पर, ये सारे यानी कि ए, बी, सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला है आपका निम्नलिखित में से विभाजन की संकल्पनाओं से संबंधित विभिन्न या विविध संरचनाएं कौन सी है? तो निम्नलिखित में से विभाजन की संकल्पना या संबंधित जो है संरचनाएं कौन सी है? क्रमीकरण, अनुपात, समान समभागी, पुनः व्यवस्थित करना, इनमें से बताना कौन सा सही जवाब है। तो इनमें से जो आपका बी और सी यानी कि बी और सी क्या? अनुपात और समान समभागी। तो इस तरह से बिल्कुल सही जवाब। विभाजन में कभी भी क्या होता है, किसी भी चीज़ को बांटना है तो उसको एक समान अनुपात में या समान समभागी में उसे बांट देंगे, वही तो विभाजन का संकल्पना कहलाता। तो बी और सी आपका बिल्कुल क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका संख्याई कौशल के विकास का अर्थ नहीं होता है। तो संख्याई कौशल का विकास यानी कि क्या नहीं होता है वही आपको बताना है। संख्या और संख्या संक्रियाओं के बारे में ज्ञान, ये तो उसका अर्थ होता। संख्याओं के साथ आकृतियों के बारे में समझ, ये भी वो संख्याई कौशल के अंतर्गत आएगा। संख्याओं को रटकर याद करना, ये नहीं आएगा। कभी भी किसी भी चीज़ को याद करना वह जो है संख्याई कौशल के विकास में या किसी भी प्रकार का कौशल वह नहीं कहलाता है। तो किसी भी चीज़ को याद जो करना हमको रटना नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 संख्याई कौशल के विकास का अर्थ क्या नहीं है? तो संख्याओं को रटकर याद करना ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका प्राथमिक स्तर के गणित में पाठ्यपुस्तकें विविध कविताएँ, कहानियाँ और प्रतिमान संग्रह करती है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसके लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कारण कौन सा है आपको बताना है। फर्स्ट है आपका बच्चों के लिए गणित की कक्षा में कम उबाऊ बनाना, बच्चों के लिए शब्दावली का विकास करना, गणित की कक्षा में कुछ फुर्सत का समय निकालना, गणित को संदर्भित बनाना और बच्चे के जीवन के अनुभवों से जोड़ना। बिल्कुल सही बात है, गणित को काफ़ी ज़्यादा संदर्भित बनाना और बच्चे के जो रियल लाइफ है उससे जोड़ के पढ़ाना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी 2005 में इस चीज़ की अनुशंसा की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा 5 का एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्याओं का गुणन इस प्रकार करता है, मतलब कि 17 गुना 26 को इस प्रकार लिखा है। उसके बाद 340 पर 102 को मतलब कि इस प्रकार। तो शिक्षक या शिक्षिका के इस विद्यार्थी की मूल्यांकन कैसे करना चाहिए? मतलब कि कक्षा 5 के विद्यार्थी ने 2 अंकों की संख्याओं का गुणा कुछ इस प्रकार किया है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते आप किस प्रकार बच्चों का मूल्यांकन करेंगे? फर्स्ट है अध्यापक को 0 अंक देने चाहिए क्योंकि यह गलत विधि है। कभी भी बच्चे में 0 अंक नहीं देना चाहिए या पूरी तरह से यह गलत है, लाल कलम चला दे, तो इस तरह का शिक्षक का जो है मतलब कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थियों ने एक अलग विधि का उपयोग किया इसलिए उसकी प्रशंसा करें और पूरे अंक देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चे ने कुछ एक नया चीज़ किया है तो इसके लिए बच्चे का प्रशंसा होनी चाहिए और उसे अंक भी देना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो छोटे बच्चे में हमेशा जो उसे प्रोत्साहन यानी कि उसे प्रशंसा ही करनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद अगला है आपका
गणित पर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पत्र के अनुसार लोक कलन विधि की समृद्धता की प्रशंसा या सराहना बच्चे के गणित के बोध को समृद्ध कर सकता। लोक कलन विधि से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट है लोकगीतों को गाने के लिए कलन विधि का विकास, प्राचीन काल में उपयोग की गई कलन विधि, पारंपरिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधि। उसके बाद जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है उनके द्वारा प्रयुक्त की गई मानसिक गणना की विधि। बिल्कुल सही बात है कि गणित पर राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के आधार पत्र के अनुसार लोक कलन विधि की समृद्धता की प्रशंसा सराहना बच्चे के गणित के बोध को जो है समृद्ध कर सकती है। तो लोक कलन विधि से क्या अभिप्राय है? तो लोक कलन विधि से अभिप्राय है कि जो लोग औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है उनके द्वारा प्रयुक्त की गई मानसिक गणना की विधि को। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन जो है मैथ्स के भी कवर किए। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।